पूरी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि अब पुतिन का अगला कदम क्या होगा। क्या पुतिन डोनबास में तबाही मचाने वाले हैं या पुतिन के इरादे एक बार फिर कीव पर ही कब्जा करने के हैं। ये सवाल इसलिए उठे क्योंकि ब्रिटेन ने ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन की मदद करता रहेगा, लेकिन पुतिन भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आज ये कहकर भी सबको चौंका दिया कि रूस का अगला प्रोजेक्ट यूरोप है। ज़ेलेंस्की किन देशों की बात कर रहे थे? पुतिन के नेक्स्ट मिशन हैं क्या? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में समझिए। रूस की मिसाइलें आग उगल रही हैं। यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम बारूद को बारूद से टक्कर दे रहा है। रूस किसी भी कीमत पर जंग के मैदान में जीत देखना चाहता है। तो यूक्रेन पिछले 46 दिन से रूस को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। जो लोग इसे गोलियत वर्सेस डेविड की लड़ाई समझ रहे थे, सुपर पावरफुल देश बनाम नॉन न्यूक्लियर स्टेट की जंग का फैसला जंग शुरू होने से पहले ही लिख चुके थे। वो अब माथा पकड़कर बैठे हुए हैं। किसी को यूक्रेन से ऐसे जज्बे की उम्मीद नहीं थी, लेकिन यूक्रेन ने कर दिखाया। यूक्रेन ने धीरे धीरे रूस को डोनबास में समेट लिया। भले ही रूस ने यूक्रेन के तमाम शहरों को खंडर कर दिया, भले ही रूस ने मारियोपोल से लेकर बूचा तक तबाही और बर्बादी का नया अध्याय लिखा है। लाशों के ढेर सामने आ, लेकिन इतना जरूर है कि यूक्रेन ने दूसरे देशों को दिखा दिया कि लंबी चौड़ी सेना से नहीं, जंग हौसले की मीनार और जुनून के काफिले से जीती जा सकती है। इसीलिए अब रूस ने स्ट्रैटेजी बदली है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले यूक्रेन की राजधानी को घेरने के लिए रूस का 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव के पास दिखाई दिया था। इसी तरह की तस्वीरें अब डोनबास इलाके की तरफ दिखने लगी हैं। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि रूस अब 13 किलोमीटर लंबा काफिला डोनबास की तरफ भेज रहा है। रूस ने कई टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों को ईस्ट यूक्रेन की तरफ मोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि रूस के 60,000 नए सैनिक इस जंग में हिस्सा लेने वाले हैं। रूस ने अपना पूरा रीइंफोर्समेंट और जवानों की रीग्रुपिंग डोनबास में झोंक दी है। हालांकि यह बात भी सही है कि डोनबास पर पहले से ही रूसी फौज का नियंत्रण है, और यह फैक्ट भी सबके सामने है कि अब रूस पहले के मुकाबले और तेजी से वार करेगा। क्योंकि जो लोग पुतिन को जानते हैं, उनका कहना है कि जिस तरह शेर अपने शिकार पर हमले के लिए योजना बनाता है, एक कदम आगे बढ़ने के बाद 2 कदम पीछे लेता है और फिर पूरी ताकत से हमला करता है, यही काम पुतिन डोनबास में करेगा। और इसका अंदेशा कई लोग पहले से लगा भी चुके हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री कह चुके हैं कि अब डोनबास में आर पार की जंग होने वाली है।
दिमित्रो कोलेबा का कहना है कि ये जंग दूसरे विश्व युद्ध की याद दिलाएगी। इस जंग में रूस के हजारों सैनिक, सैकड़ों टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स हिस्सा लेंगे। इसी तरह यूक्रेन के एक प्रोफेसर ने तो डोनबास की जंग को बैटल ऑफ सेंचुरी तक करार दे दिया। लेकिन सवाल है कि डोनबास के आगे रूस का क्या प्लान है? क्या यूरोप में रूस के टारगेट तय हो चुके हैं? क्या पुतिन ने ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज पर निशाना साध लिया है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको पहले लातविया में हुए डेवलपमेंट समझना पड़ेगा। यह जानना पड़ेगा कि अब रूस के टारगेट पर लातविया क्यों आ गया है। असल में पुतिन ने यूक्रेन जंग पर जीत के लिए 9 मई की डेडलाइन सेट की। 9 मई को हर साल मॉस्को के रेड स्क्वायर में एनुअल विक्ट्री परेड निकाली जाती है। इसी तारीख को रूस के खिलाफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन की नाजी सेना ने घुटने टेक दिए थे। लेकिन इसी 9 मई को लातविया ने पुतिन को चिढ़ाने का प्लान तैयार किया। लातविया की संसद सईमा ने एक बिल पास किया जिसमें 9 मई की तारीख को यूक्रेन वॉर विक्टिम को श्रद्धांजलि देने के नाम किया जाएगा। यानी लातविया ने सीधे तौर पर रूस से टकराने का फैसला कर लिया। और चूंकि रूस पहले ही कह चुका है कि जो मुल्क यूक्रेन का साथ देगा उसे रूस अपना दुश्मन मानेगा, लेकिन लातविया एक कदम और आगे बढ़ गया। लातविया की हर सरकारी बिल्डिंग पर लातविया के साथ यूक्रेन का झंडा फहराने का फैसला किया गया है। लातविया के सांसदों ने रूसी मिलिट्री एग्रेशन के खिलाफ यह कानून पास करा दिया है। हर सरकारी अफसर के घर पर भी लातविया और यूक्रेन का झंडा फहराया जाएगा। इन झंडों के साथ यूक्रेन के वॉर विक्टिम्स की याद में काला रिबन भी बांधा जाएगा। लातविया के इसी डेवलपमेंट के बाद रूस की तरफ से बहुत ही अग्रेसिव स्टेटमेंट सामने आया है। रूस ने लातविया को नियो नाजी हुकूमत करार दिया है। यानी रूस की तरफ से उन शब्दों का इस्तेमाल लातविया के लिए किया गया है जिन शब्दों का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के लिए किया था। यूक्रेन पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने से पहले, साथ ही कीव पर कब्जा करने के लिए भी यही तर्क दुनिया के सामने रूस की तरफ से रखा जा रहा था। अब रूस ने लातविया के इस फैसले को ब्लास्फेमस यानी ईशनिंदा तक कह दिया। मॉस्को की तरफ से कहा गया कि लातविया वहां रहने वाले रूसी मूल के लोगों को अपमानित कर रहा है। यह भी कहा गया कि लातविया यूक्रेन और डोनबास में कीव के क्राइम छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसके बाद रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से लातविया को धमकी दी गई। पुतिन की तरफ से क्लियर मैसेज था कि अब इतिहास फिर दोहराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि लातविया के लिए पुतिन को कोई नया प्लान बनाना है। पुतिन लातविया को घेरने का प्लान यूक्रेन वॉर के बीच ही बना चुके हैं और टीवी पर इसका ऐलान तक किया जा चुका है। बाकायदा मॉस्को ने मिशन लातविया का ब्लूप्रिंट तक रिलीज कर दिया है। कुछ दिन पहले ही रूस के रिटायर्ड कर्नल इगोर कोरेचेंको रशियन मीडिया पर बाल्टिक देशों के साथ स्वीडन के हिस्सों पर कब्जे के प्लान को समझाते हुए दिखाई दिए थे। जो फुटेज सामने आई उसमें लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया को घेरने का क्लियर कट प्लान था। रूस के रिटायर्ड कर्नल का कहना था कि अब सुवाल्की गैप पर रूस की सेना की नजर है। यह इलाका बेलारूस और कैलिनिनग्राद के बीच पड़ता है और यह ईस्टर्न फ्लैंक में नाटो की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। कर्नल का कहना था कि रूस की सेना कैलिनिनग्राद से सुवाल्की गैप की तरफ आगे बढ़ेगी। इसके जरिए पोलैंड और लिथुआनिया को अलग कर दिया जाएगा। ऐसा करने के बाद पश्चिम की तरफ से नाटो की सैन्य मदद को ब्लॉक कर सकते हैं। हालांकि नाटो देशों को पुतिन के जब इस प्लान के बारे में जानकारी हासिल हुई तो बाल्टिक देशों में नाटो की तरफ से सैनिकों की तैनाती को और बढ़ाया गया है। हंगरी, बुल्गारिया समेत 4 देशों में अब 4 जंगी बेड़ों की बजाय 8 जंगी बेड़े तैनात रहेंगे, हमेशा रूस से मुकाबला करने के लिए। साथ ही लातविया में अमेरिका की तरफ से रीइंफोर्समेंट को बढ़ाया गया है। मरीन कमांडोज की तैनाती की गई है। वॉर एक्सरसाइज के नाम पर फिलहाल ये कहा जा रहा है, लेकिन दरअसल इस तैनाती को बढ़ाने की कोशिश की गई है। लेकिन पुतिन के टारगेट पर सिर्फ बाल्टिक देश ही नहीं बल्कि वो देश भी हैं जो अब तक न्यूट्रल थे। हालांकि कुछ दिन पहले उनके भी सुर बदल गए और वो अब नाटो की गोद में बैठने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। दावा है कि पुतिन ने स्वीडन और फिनलैंड के खिलाफ भी मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। 2 दिन पहले ही फिनलैंड पर साइबर अटैक हुआ। फिनलैंड की सरकारी वेबसाइट हैक कर ली गई। इसी दौरान 3 मिनट तक फिनलैंड का एयर स्पेस वॉयलेट हुआ। रूस का IL-96-300 प्लेन 3 मिनट तक फिनलैंड की हवाई सीमा में दिखाई दिया। जिस दौरान ज़ेलेंस्की फिनलैंड की पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे थे, उसी दौरान फिनलैंड के हवाई क्षेत्र में रूसी प्लेन के घुसने की खबर सामने आई।
और ऐसा उस वक्त हुआ जब फिनलैंड के पूर्व पीएम ये कह रहे थे कि वो मई के आखिर तक नाटो में शामिल हो जाएंगे। Types of pictures just you saw on your screen, you know, Finns are driven by rational fear, and that's why we will join. जिस तरह की तस्वीरें यूक्रेन से सामने आ रही हैं, उससे फिनलैंड के लोग एक तरसंगा डर को महसूस करने लगे हैं। इसलिए हम नाटो में शामिल होंगे। 14 अप्रैल को इस पर संसद में व्हाइट पेपर आएगा। मुझे लगता है कि मई में हम नाटो में शामिल हो सकते हैं। It will most probably happen in the month of May, and the big question is. इसी तरह कुछ दिन पहले रूस ने स्वीडन के भी एयर स्पेस को वॉयलेट किया था। खबर आई थी कि स्वीडन के हवाई इलाके में रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने उड़ान भरी थी। रूस के 4 विमान स्वीडन की सीमा में दाखिल हुए थे। दावा किया था कि इनमें से 2 Su-24 न्यूक्लियर बम से लैस थे। रूस की उड़ान स्वीडन के गॉटलैंड द्वीप के पास रिकॉर्ड की गई। अब इसे इत्तेफाक कहिए या फिर कुछ और कि जिस गॉटलैंड द्वीप के ऊपर रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स की उड़ान सामने आई, उसी को लेकर रूसी टेलीविजन पर कब्जे का प्लान भी दिखाई दिया। रूसी कर्नल ने कहा कि इसके लिए रूस की रेडियो इलेक्ट्रिक स्ट्राइक करेंगे। इससे नाटो के सारे रडार्स फेल हो जाएंगे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा और फिर गॉटलैंड पर रशियन मिलिट्री प्लेन्स S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के साथ बैस्टियन कोस्टल एंटी शिप सिस्टम को तैनात कर देंगे। रूस में हो रहे इन डेवलपमेंट को जरा ध्यान से समझिए। कुछ दिन पहले ही फिनलैंड और स्वीडन एक्टिव हुए। दोनों ही मुल्कों में नेटो में जाने को लेकर सर्वे किया गया और ज्यादातर लोग नेटो में जाने के पक्ष में दिखे और इसके ठीक बाद नेटो चीफ का बयान आता है कि वो फिनलैंड और स्वीडन का नेटो में दिल खोलकर स्वागत करेंगे। यही बात रूस को खटक गई और उसने धमकी दे दी कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नाटो में जाएंगे तो फिर उन्हें अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। हो सकता है जो यूक्रेन में हुआ वही बाल्टिक देशों के साथ स्वीडन और फिनलैंड में भी दोहराया जाए। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बाल्टिक देशों पर हमले का मतलब नाटो पर सीधा हमला, और एक बार नाटो और पुतिन आमने सामने आ गए तो फिर ये विश्व युद्ध का ऐलान ही समझा जाएगा। ऐसा विश्व युद्ध जिसमें एटमी हमला भी मुमकिन है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।